फॉर गॉड से मैं एमटीएस पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस करूं? मैं कैसे मान लूं कि मेरा समझदार का एम्प्लॉय मेरे स्टेट एक्सचेंजर के पैसे का कस्टोडियन है? प्लीज, आप अगर सीईओ है, आप डिप्टी सीईओ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। अगर आप प्रिंसिपल है तो आप मेक श्योर कि कोई सीनियर ऑफिसर जो है इस जो प्रोक्योरमेंट आपकी हो उसको वेरीफाई करने के लिए कोई सीनियर बंदा। Capturing an ocean in a shell. Saeed Mubashir Hussain, Chief Accounts Officer, DSCK, deliberated upon financial regulations with reference to tendering, procurement, GEM, and many other aspects. थर्ड जो है, अगर आपके सैंक्शन के बाद 2 साल गुजर गए हैं और बंदा अब आ रहा है अपने किसी क्लेम को लेकर, उसमें आप हमें पेश रखते हैं, हम आपको क्लेरिफिकेशन देंगे, बट फॉर दैट यू हैव टू अटैच 3 डॉक्यूमेंट्स विद एवरी बिल, अदरवाइज उसको भी 4 चक्कर लगते हैं, उस बिल को भी या उस क्लेम को भी। उसमें एक आप जो है सर्टिफिकेट नॉन ड्रॉबल अटैच करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 आप उसमें अटैच करेंगे रीजंस ऑफ नॉन ड्रॉबल क्या है, थर्ड इसमें है कि आप रजिस्ट्री का मेमो रखेंगे साथ, अदरवाइज हम यहाँ पे एंटरटेन नहीं करते हैं। उसमें CPIs, इसमें भी एक इशू है, मुझे मेंशन नहीं करना चाहिए बिकॉज़ इट्स डीम्ड कि हर किसी को पता होगा वंस एम्प्लॉइज गोस फ्रॉम योर एस्टैब्लिशमेंट CPI चला जाता है, बट देयर इज अ बिग बट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय चला गया आपके एस्टैब्लिशमेंट से, लेकिन उसका CPI ट्रांसफर होने में 4 महीने लगते हैं एंड ही इज रेंडर्ड सैलरीलेस। ये गलत बात है। आपका एम्प्लॉय चला गया, यू जस्ट ट्रांसफर CPI, इसमें वेट क्या करना है, वेट करने की जरूरत भी नहीं है। इसी तरह जिसके पास वो गया, अगर वो लेके नहीं आया तो आप फैच कर दो, वो भी एक प्रोसेस है, वीडियो फैच करेगा, वो उसको ये नहीं बोलेगा जाओ आपका CPI नहीं आया, आई कांट हेल्प यू, नो इट्स नॉट लाइक दैट। एज अ वीडियो आपका फर्ज बनता है आप थोड़ा फैसिलिटेट करें उसका फैच होना, उसके CPI का फैच होना। अब आते हैं हम स्टोर्स पे। अभी जैसे हमारे डैड साहब ने भी स्टोर्स के बारे में थोड़ी बात करी, लेकिन कुछ हमारे फाइनेंशियल रूल में कुछ चीजें मेंशन है जो आपको जहन में रखनी चाहिए। ज्यादातर यहाँ पे फंसा बंदा है परचेज में, ये एजुकेशन में ये फ्लाइट है कि यहाँ पे स्टोर परचेज में ही ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं। उसमें आपके पास पहली बात है, जिस तरह मैंने अभी SO 58 की बात की, इसी तरह आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू गेट अ GFR 2017 कॉपी, मेक इट अ ग्रैंड नॉर्म, कीप इट ऑन योर टेबल, एवरी टाइम परचेज कम्स टू यू ओपन दैट बुक, आप पहले देख लीजिए, पर्टिकुलरली उसमें चैप्टर 6 और 7 जो है वो नोट कर ले, वो पहले 2-3 दफे आप GFR 2017 जो है जस्ट ट्रीट इट एज अ ग्रैंड नॉर्म, उसको अपने टेबल पे रखिए, व्हाइल मेकिंग एनी परचेज रेफर टू दैट बुक। उसका पर्टिकुलरली हमारे पास 2 चैप्टर के साथ चैप्टर 6 और 7, तो उसमें ये है कि जो भी आपका स्टोर का एक्सपेंडिचर बुक करने वाले होते हैं, आप कर रहे होते हैं, पहली बात ये कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर होता है, इस वर्क्स के बगैर जितना भी एक्सपेंडिचर करेंगे कंटिंजेंट होता है। इसी तरह नॉर्मली जो परचेज करते हैं हम, यू हैव टू मेक श्योर आप जेम से परचेज करें, ठीक है। जेम परचेज जो है वो आपको पहली बात है कि 80% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। अदर देन दैट अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को रेफर ना करा हो तो जेम परचेज जो है दैट इज इन होप एंड दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय रूल्स, तो उसमें आप जेम परचेज ही करेंगे। जेम परचेज के लिए आपके पास जो है रूल जो 149 है GFR को, उसका इसी तरह से उसमें चैप्टर 6 और 7 जो है वो पर्टिकुलरली उसमें डील करते हैं स्टोर प्रोक्योरमेंट में, उनको आप पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर आपने ये करा, यू आर डूइंग द एक्सरसाइज एंड यू आर नॉट फाइंडिंग एन आइटम ऑन जेम, तो इट इज वेरी मैंडेटरी फॉर यू टू गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम जेम, दैट सर्टिफिकेट इज कॉल्ड नॉन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। वंस यू गेट द नॉन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, यू कीप इट इन योर फाइल, देन ओनली यू कैन गो फॉर फर्दर परचेज। और फर्दर परचेज अगेन यू हैव नॉट टू गो फॉर रैंडम परचेजेस, देयर इज अ रूल पोजीशन जो अर्लियर भी हमारे फाइनेंशियल कोड में थी, दैट इज यू कैन गो फॉर टेंडरिंग, ओपन टेंडरिंग, सिंगल टेंडरिंग और व्हाटएवर जो भी आप काम करने चाहिए। मैम सबमिशन नहीं किया। यस, पहली बात अब जो आपने बोली थी कि जैसे आप खर्चा ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, वो वेट करते हैं सेल का, जो एक तो जो बजट एलोकेशन आती है उनके लिए आपको जंप होता है, लेकिन अगर आपके पास लोकली कुछ फंड्स है हम वो यूटिलाइज कर सकते हैं ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज, अगर हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर है। नो सी, मैंने भी कुछ परचेजेस की, जब मैं मार्केट में देखती हूँ हो सकता है उस चीज की प्राइस जब जम पॉलिसी बनाई गई वो सिंपली बोलता है यू हैव टू गो फॉर जम परचेज, यू हैव टू गो फॉर जम परचेज, देयर इज नो अदर वे अराउंड। इसमें बहुत सारे केसेस मैंने एसीपी में देखे जहां उन्होंने बहुत जस्टिफाई
को भी बचाना है, तो रूल पोजीशन जो है दैट सेज कि यू हैव टू गो फॉर जैम। अब आप बोलते हैं हाउ यू विल रिलेट इट विद दैट जो मैंने फर्स्ट कैनन बोला। फर्स्ट कैनन में ये है कि अगर जेब से खर्चना है तो आप एक्सरसाइज थॉरो कर ले, थोड़ी थॉरो से मुराद है आप अपने स्पेसिफिकेशंस को वैसे डिवाइस करें, टर्म्स एंड कंडीशंस को वैसे डिवाइस करें, फिर आप जेम पे डाल दें सो दैट आपको बेस्ट से बेस्ट चीज मिले और रीजनेबल रेट्स पे। उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहिए। अभी हम जब काम करते हैं हमें कोई शर्म नहीं आती है। वी टेक असिस्टेंस फ्रॉम अदर पीपल आल्सो। मे बी आई एम नॉट टेक सेवी, मे बी आई डोंट नो अबाउट द लैपटॉप व्हिच आई एम गोइंग टू परचेज। आपके पास तो ह्यूमन रिसोर्स इतना अवेलेबल है, पार्टी के लेक्चरर को लाइए, 2 दिन अपने पास बिठाइए, दूसरे बंदे को सेकंड ओपिनियन के लिए बुलाइए, तो यू जो है वहां से डाटा अगर है आप कैसे कर सकते हैं। यू रेफर टू जेम रूल्स, आपको खुद पता चलेगा। और जियाकार्ड पर्टिकुलरली जियाकार्ड के जितने प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं आप उनको। इसी तरह हमने जो आए दिन देखा है, आप क्या करते हैं जब आप पहले बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स को रेफर करते थे तो एवरी अगेंस्ट एवरी ग्रेड वेयर इसके आप कितना प्रोक्योर कर सकते हैं। आपका कभी प्रोक्योरमेंट आपके लिमिट से जो आपका लिमिट होता है उसे बियॉन्ड जाता है, इन दैट केस व्हाट यू डू इज यू स्प्लिट दैट डील। आप प्रोक्योरमेंट को स्प्लिट करते हैं। जैसे आपका 10,000 का प्रोक्योरमेंट है, आप उसको 5-5 हजार करते हैं। ये बहुत गलत है एंड दिस इज अगेंस्ट द फाइनेंशियल रूल्स। आपकी अगर नेचर ऑफ प्रोक्योरमेंट एक ही है तो प्लीज उसको एक ही, आपको नेक्स्ट हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना है, आप ले लें, बेहतर वही है, बट स्प्लिट ना करें। इसी तरह से जो आपके यहाँ मटेरियल आता है आफ्टर प्रोक्योरमेंट, यू जनरली मिस ऑन दीज थिंग्स कि आप उसको एग्जामिन नहीं करते हैं, वाइल रिसीविंग काउंट नहीं करते, मेजर नहीं करते, वे नहीं करते हैं। और हमारे यहाँ मैंने अक्सर देखा, जितने हमने इंक्वायरीज करी, लास्ट में हमारा ऑफिसर बोलता है दिस वाज डेट बाय फलाना। जब मैं फलाना को ढूंढती ही इज एन एमटीएस गाय और ही इज समवन फ्रॉम समग्र। फॉर गॉड से मैं एमटीएस पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस करूं? मैं कैसे मान लूं कि मेरा समग्र का एम्प्लॉय मेरे स्टेट एक्सचेंजर के पैसे का कस्टोडियन है? प्लीज, आप अगर सीईओ है, आप डिप्टी सीईओ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। अगर आप प्रिंसिपल है तो आप मेक श्योर कि कोई सीनियर ऑफिसर जो है इस जो प्रोक्योरमेंट आपकी हो उसको वेरीफाई करने के लिए कोई सीनियर बंदा हो जो उसको वेट करे, मेजर करे, लेबल देखे, पहले हाथ में रखे जम के प्रोक्योरमेंट का डॉक्यूमेंट आप चेक करें। जो मैंने मांगा है वही चीज है, स्पेसिफिकेशंस वही है। अगर मैंने कोई सर्टिफिकेट इस पे ऐसा है समथिंग मांगी है, क्या उस पे है, वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी मिस ऑन दीज थिंग्स। लेकिन जब बंदा फंसता है फिर इन चीजों की इंपॉर्टेंस जो है समझ आ जाती है। इसी तरह जितने भी आपके ऑफिस में स्टोर्स हैं, मेक श्योर 1 साल में इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। दिस इज वेरी मैंडेटरी एंड इसमें हमारे हर बार ऑडिट की ऑब्जर्वेशन भी लगती है। हम फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं। मेक श्योर हर साल एक टीम बनाते हैं अपने ऑफिस में जो फिजिकली स्टोर्स को वेरीफाई करे। इसी तरह से जब भी आपको कोई लॉस हो, कोई अपने ऑफिस में किसी चीज की डेफिशिएंसी आप पाओ या डेप्रिसिएशन पाओ, उसके लिए इमीडिएटली आपको करना है कि नेक्स्ट अथॉरिटी को लिखना है। डोंट मिस ऑन दिस, क्योंकि जब लेटर ऑन किसी हायर अथॉरिटी का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है एंड देयर दिस इज फाउंड, द रिस्पांसिबिलिटी इज फिक्स्ड ऑन यू। आपको लग रहा है लॉस से किसी चीज का मैंने 10 चीजें रखी थी, 8 ही है, या मेरी किसी चीज की जो डिफॉल्टेशन हो गई या कुछ ऐसा है तो डेप्रिसिएशन हो गई, आप उसका जो है इमीडिएटली नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। Like and subscribe DSEK Media on YouTube. Feedback at email dsek@gmail.com. Goodbye.